हो गया। तो कहाँ तक पढ़े दिखा तो पिछले क्लास में तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रा निकल गया। तो चलो आज हम लोग को पढ़ना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसको कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर, इधर सप्ताह भर के लिए 5 बजे से कर दिए, ठीक है। हाँ, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है बताओ। तो इसका पहले एग्जाम्पल ले लो। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मेनली 3 एग्जाम्पल तुमको याद रखना है। तो देखो, जैसे उदाहरण लो 2NH3, ये अमोनिया है ना, और ये बना देता है N2 + 3H2। तो इसका जो दर देखा गया एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से इसका दर निकाला गया इस अभिक्रिया का। तो इसका दर देखा गया कि ये जो अमोनिया अभिकारक है इसकी सांद्रता पर पावर 0 आया। इसका मतलब इस अभिक्रिया का दर, ये जो अमोनिया है इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए 0 रखा गया। तो अब इसका तो वैल्यू 1 हो गया। तो इस केस में R = क्या होगा? क्या होगा? अर्थात जिस रासायनिक, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसका दर अभिकारक के सांद्रता के 0 घात पर निर्भर करता है, या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसी को कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो याद रखना होगा, ये रिएक्शन है इसका कोटि कितना होगा? 0 कोटि होगा, ऑर्डर 0 ऑर्डर होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसको याद रखना है तुमको, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा लिखना होगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर या वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर क्या करता है? नहीं करता है। तो क्या कहलाता है दोनों? शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। तो एग्जाम्पल 1 में ये तुमको याद रखना है। यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा? K × 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, इसलिए R = K हो जाएगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो भी होगा उसके लिए दर और उसका दर स्थिरांक आपस में बराबर होता है। दर मतलब वेग R हो गया और दर स्थिरांक क्या हो गया, दोनों बराबर होता है। तुम लगे रहो एकदम आराम से।
कोई टेंशन नहीं। मोबाइल में लगा रहता है। वो शांति में रहना पसंद करता है। हो गया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का ये तुम्हारा पहला एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? देखो, दूसरा एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा H2 है, ये गैस अवस्था में है, प्लस Cl2, ये भी गैस में है, ये मिलके बनाता है 2HCl, ये भी गैस है, और ये सनलाइट की उपस्थिति में जल की प्रेजेंस में। तो इस अभिक्रिया का भी दर जो देखा गया एक्सपेरिमेंट करके, इसका भी दर कैसा मिला कि H2 पर पावर 0 इंटू Cl2 पर पावर 0। इसका भी कोटि कितना हो गया? शून्य कोटि। तो यहाँ भी R किसके बराबर होगा? K, चूंकि ये भी 1 ये भी 1, मतलब R इक्वल टू K इंटू 1 इंटू 1 बराबर हो गया। ये पूछा भी है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरा दे दिया है, पूछा किस कोटि की अभिक्रिया है, तो आंसर क्या मारोगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछा गया है। देखो क्वेश्चन बैंक में है ये कौन, ये वाला एग्जाम्पल। ये अमोनिया है, अमोनिया को गर्म करने से अमोनिया टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन देता है, इससे फिर ये भी बनता है। तो इसका जो दर एक्सपेरिमेंट से पाया गया, तो के अमोनिया का सांद्रता पर इसका दर, इस अभिक्रिया का दर अमोनिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए 0 लिखे हैं। प्रयोग करके देखा, मतलब इसका दर एक समान रेट से चल रहा है। अमोनिया तुम घटाओ बढ़ाओ, उससे कोई लेना देना रेट को नहीं हो रहा है। इसका मतलब दर अमोनिया अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए 0 लिखा गया प्रयोग के आधार पर। तो तुमको तो एग्जाम में प्रयोग करने देगा नहीं, एग्जाम पूछेगा किस कोटि की अभिक्रिया है, तो इसको याद रखना होगा। ठीक है, ये वाला ये तो कई बार पूछ चुका है, ये 2 बार पूछ चुका है, और ये नहीं पूछा है, तो इसको याद रख लो। और एक एग्जाम्पल मात्र है इस टाइप का, N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस रूप में है, और इसको सोना की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से N2 बनता है, ऑक्सीजन गैस बाहर होता है। ठीक है, ये भी गैस है। तो इसका भी जो दर है ना N2O की सांद्रता पर निर्भर, इसलिए यहाँ भी R किसके बराबर होगा, इसलिए यहाँ लिखा गया है परिभाषा में, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर या वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर, उसी को शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये सारे शून्य कोटि का अभिक्रिया है। तीन अभिक्रिया याद रखना है तुमको, ये ओ, बस इतना ही याद रखना शून्य कोटि के लिए तुम्हारे सिलेबस के अनुसार। तो उतार लो जल्दी, नहीं उतार पाए हो तो वीडियो में देख लेना, और क्या। पाँचे बजे से ना बुला लिया आज, अरे दिमाग में उतर गया था। वैसे तो वीडियो डालेंगे है ना, जिसका छूटा है उतार लेना, और क्या। चलो उतार लेना तुम लोग, आगे चलो। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या है, गुण क्या है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। लो मोबाइल, कुछ क्वेश्चन है मोबाइल में तो देखना पड़ेगा, तो उतार लेना बाद में, वीडियो तो मिलेगा ही तुम्हें। हो गया, चलो आगे। अब लिखो शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण या गुण, इसको लिखो अब। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण या गुण लिखो हेडलाइन। हो गया क्या? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण या गुण। तो सुनो, लक्षण या गुण क्या होता है? ओ नहीं, इससे पहले और चीज पढ़ाना होगा, गड़बड़ हो गया। इसको अभी काट दो, नहीं डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा ना। अब लिखो हेडलाइन में, उसी में सुधार कर लो, और क्या काटना नहीं है पूरा, क्या सुधार करना देख लो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण के जगह क्या लिखोगे? देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण या समाकलित दर व्यंजक वेग समीकरण का व्यंजक, ये लिखो। ये पूछता है 5 नंबर में। शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हो? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर व्यंजक का समीकरण लिखें, या समाकलित विधि द्वारा दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें, ये भी पूछा है। समाकलित इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो मैथ में? ओ, तुम लोग हिंदी नहीं जानते हो क्या? या इसी को कैसे पूछता है एग्जाम में? इसी का दूसरा पैटर्न क्या है? इसका दूसरा पैटर्न है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम या वेग नियम द्वारा दर स्थिरांक में क्या? के का व्यंजक। ऐसे भी पूछा है 5 नंबर में। तो इस दोनों को तुम लोग क्या लिखोगे? सुपर डुपर MVVI से ऊपर। 5 नंबर के लिए तैयार करना है तुमको, ठीक है? यदि 5 नंबर या बनाना है, समझो पूछ दिया ही, हाँ पूछा गया है क्वेश्चन। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पूछा था शायद 25 में। हाँ, तो इस बार समझो पूछ दिया 99.99%। हाँ, ये इम्पोर्टेंट 5 नंबर के लिए। और एक प्रथम कोटि वाला, वो भी दोनों में कोई एक प्रथम कोटि ज्यादा पूछता है, ये कभी काल पूछा है। इसके बाद प्रथम कोटि पढ़ेंगे।
उतर गया। तो मैथ में जो पढ़े हो इंटीग्रेशन उसको समझ में आएगा बढ़िया से, जो नहीं पढ़े हो थोड़ा दिक्कत होगा। पढ़िए तुम लोग मैथ, तुम बायोलॉजी पढ़िए। बायोलॉजी पूछते हैं, बोले बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, दोनों पढ़ती है। चलो, तो माना देखो, अब आंसर हम लिख रहे हैं, तुम लोग कोई मत लिखना, चुपचाप देखो। माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न तरीका से या निम्न प्रकार से संपन्न होती है, पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो ये मान लिया आर, और ये प्रोडक्ट अभिकारक उत्पाद बना रहा है। अभिकारक से क्या बना रहा है? तो चूंकि पहले शून्य कोटि का मान है, तो इसका दर क्या हो जाएगा बताओ? तो दर हो जाएगा -d कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय dt, ये तात्क्षणिक दर। और यदि तुम वेग नियम के अनुसार लिखोगे तो k और r पर पावर 0, क्यों लिखे? इसलिए कोटि 0 लिखना होगा। अब दोनों, इसका भी दर यही, इसका भी दर यही, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए तुम क्या लिख सकते हो? -d कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय dt इक्वल टू k। अब इस माइनस को हटा दो तो क्या हो जाएगा? -k कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट नहीं होगा। अब इसको चूंकि हमको इंटीग्रेशन फॉर्म में लाना है, समाकलित फॉर्म में लाना है, तो इसको अरेंज करना होगा, तो इसको उधर ले जाना होगा, इसको इधर रखना, तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नन्नू बताओ? अच्छा, इसका वैल्यू कितना हो गया? तो इसको तुम लिख सकते हो कि d कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय dt बराबर -k 1 होगा, या सीधा क्या कर दे? हटा दो इसको, ये रहने दो। -k इंटू क्या होगा? अब इसको समीकरण 1 मान लो। तो समीकरण 1 को दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर, दोनों तरफ समाकलित करते हैं, तो लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग क्या? ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलित करने पर। बैठ जाओ, घबरा मत, चुपचाप बैठ जाओ। वो लोग सोचता है दूसरा बेच है, वो सोचता होगा। तो अब देखो यहाँ क्या हो गया, तुम लोग पढ़ा होगा dx का इंटीग्रेशन x, तो dx मान लो, आर ना होगा, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ r इक्वल टू, ये कांस्टेंट का तो बाहर रहता है, तो -k बाहर आ जाएगा, और dt का t, dx का x, तो dt का t ना होगा, तो इंटू टी प्लस क्या होगा? i या c भी लगता है, इसको समाकलित स्थिरांक बोलते हैं या इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, तो कोई c भी यूज करता है, i भी। तो इसको मान लो क्या, ये c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये, ठीक है बच्चों? तो इतना पहले उतारो, तब देखो कमाल इसका भी। लिखो, गप नहीं करो।
हो गया। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हो गया, कहानी खत्म इधर। अब चलो आगे। अब एक चीज जान लो, ये जो है ना, ये आर का मतलब क्या समझते हो? अभिकारक, रिएक्टेंट। तो इसके नीचे नोट लगा दो, तो इसको प्रारंभिक सांद्रता कहा जाएगा, अभिकारक के प्रारंभिक। और केवल आर से जब लिखेंगे ना, अभिकारक की सांद्रता, बचा हुआ सांद्रता, t समय के बाद बचा हुआ। मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो शुरू में जो सांद्रता था इसको क्या मान लिए? ये प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन। और कुछ भाग टूट के गया प्रोडक्ट में, जो भाग टूट के गया x मान लेते हैं। ये वियोजन की मात्रा, मतलब टूटा हुआ कितना भाग इसे टूट के गया प्रोडक्ट में, तो टूटा हुआ मात्रा क्या मान लिए? x। तो बचा हुआ वैल्यू अब क्या होगा? r। मतलब t समय तक रिएक्शन हुआ, तो t समय के बाद बचा हुआ अभिकारक की सांद्रता हुआ। समझ में आ गया? या ऐसे मान लो r नोट का वैल्यू तुम मान लो स्मॉल a, क्या मान लो? ये मोल प्रति लीटर, मोल, क्योंकि सांद्रता बोलना मोल प्रति लीटर। और इसी का x भाग टूट के किस में गया? प्रोडक्ट में। तो बचेगा कितना? तो यही हो जाएगा बचा हुआ भाग r। मतलब t समय के बाद बचा हुआ अभिकारक की सांद्रता हुआ, या फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हुआ। समझ में आ गया? तो आप यदि ये अभिक्रिया जब शुरू नहीं हुआ है, ये अभिक्रिया जब शुरू नहीं हुआ, प्रोडक्ट बदला बना नहीं है, तो मतलब t बराबर क्या लिखेंगे? 0। यहाँ इस अभिक्रिया के लिए t का वैल्यू 0 लिखने का मतलब यह उत्पाद अभी नहीं बना है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। तो इस केस में जो इस अभिकारक की बचा हुआ सांद्रता होगा, प्रारंभिक सांद्रता बराबर होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो इसी को लेके वहां देखना है। तो यदि t का वैल्यू क्या हो जाए, इसका मतलब जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है, तो तब बचा हुआ सांद्रता किसके बराबर होगा? प्रारंभिक सांद्रता। इसको बोलते हैं प्रारंभिक, किसका? प्रोडक्ट का कि अभिकारक का? अभिकारक का। प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है। समझ में आ गया? तो इसलिए अब
टी का मान यहाँ रखो 0 और इसका मान यहाँ रखो। तो इसलिए समीकरण 2 में 2 है ना, किसका मान टी तथा आर कंसंट्रेशन का मान रखने पर तो क्या होगा बच्चों बता दो। ये तो आर के जगह आर नोट हो जाएगा, नहीं होगा क्या, बराबर माइनस के टी के जगह 0 प्लस क्या, ये तो 0 हो गया। देयरफॉर सी बराबर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट होगा ना माइनस। इसको पहले उतार लो। हो गया माइनस में होगा। माइनस में होगा। यदि तुम यहाँ पर ये माइनस वाला हम उधर ले गए थे ना, ये माइनस उधर ले गए थे ना ये वाला, तो माइनस जब उधर ले गए हैं तो ये जब माइनस उधर ले गए तो खत्म थोड़े होगा, खत्म होगा क्या। तो या तुम माइनस रहने दो, यहाँ मिला जुला के माइनस नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। हाँ ये माइनस तुम हटा दो इधर, ये वाला यहाँ ये वाला। तो अब यहाँ क्या होगा, माइनस था ना, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वही ना हो गया। तो हटाओ। तो अब इस सी का मान कहाँ रखोगे, ये सी का वैल्यू इतना आया, इक्वेशन 1 यहाँ पर रखना है, कहाँ वो स्क्वायर 2 यहाँ पर यहाँ रखना होगा। तो लिख दो पुटिंग द वैल्यू। अच्छा पहले उतारो इसको, तो फिर लिखो समीकरण 2 में सी का मान रखने पर इसको मिटा दें इधर। समीकरण 2 में सी का मान रखने पर क्या हो गया बताओ। तो माइनस ये तो आर रहेगा ही, अभी आर नॉट फिर मत कर देना, तो एक बार रख चुके हो, खाली हम सी का मान रख रहे हैं। तो बराबर के टी
80 का मान क्या है माइनस आर डॉट। तो अब तुम के टी बराबर क्या कर सकते हो, के टी बराबर इसको तुम इधर लेके आओ, प्लस आर होगा और यहाँ क्या होगा माइनस, यही ना होगा। तो अब यहाँ से के बराबर क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर बटे क्या होगा टी। तो यही हुआ दर स्थिरांक का व्यंजक। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि। समझ में आ गया। अब सुनो, जहां मतलब कहाँ, यहाँ ये क्या है बता दो, किसकी, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता हो गया, बोलिए। और ये आर कंसंट्रेशन क्या है, टी समय के बाद अभिकारक की बची सांद्रता, बची खुची सांद्रता जो लिखो, या शेष सांद्रता, बची ही लिखो ज्यादा समझ में आएगा, बची सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, या लेफ्ट कंसंट्रेशन में बचा हुआ कंसंट्रेशन, लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ये हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उतार लो। हो गया क्या, बोलिए। तो अब देखो, अब यदि हम माने थे ना, यदि आपका प्रारंभिक सांद्रता का मान कितना हो जाए, ए मोल प्रति लीटर, और तो और एक्स यदि वियोजन की मात्रा कितना हो, यदि वियोजन की मात्रा में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना हो जाए, एक्स मोल प्रति लीटर, तो तब बची हुई सांद्रता टी समय के बाद ए माइनस क्या होगा, एक्स मोल पर लीटर उतार लीजिए। तब अब के बराबर क्या होगा, बोलिए। अब तब के का मान यहाँ रखो, इसका मान क्या माने है ए, इसका मान क्या बचा, ए माइनस एक्स बटे क्या टी, तो क्या हो गया ए माइनस ए प्लस क्या एक्स बटे टी, तो कैंसिल, तो दैट मीन्स एक्स बाय क्या टी, तो क्या इक्वल टू क्या होगा एक्स बाय टी, ये हो गया। यह भी एक फॉर्मूला हो गया दर स्थिरांक निकालने का। ये एक्स क्या है बताइए, वियोजन की मात्रा, कितना मात्रा टूट के प्रोडक्ट में चले गए, क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया, वियोजन की मात्रा। तो आपको 5 नंबर में पूछेगा तो यहां तक लिखना पड़ेगा। क्या पूछेगा क्वेश्चन,
शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हो, उसी में जोड़ देगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित विधि द्वारा दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें, या समाकलन वेग समीकरण का व्यंजक प्राप्त करें। ये पूरा लिखना होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा लिख देना, उसका एक एग्जाम्पल 3 हम लिखा है, तुमको कोई एक ही दे देना है, बाकी व्यंजक में पूरा लिख देना है। 5 में 5 आपको मिल जाएगा। हाँ 5 में 5 तो इस समय नहीं देता है, 4 नंबर दे देता है। इसी में नंबर कटता है ना, थ्योरी सब में ऐसा नंबर कटता है। यदि ABCDE करके लिख दिया सिंगल सिंगल क्वेश्चन, वो लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा। इसमें थ्योरी लिखोगे ना, पता नहीं टीचर से वो क्या दिमाग में आता है, बच्चा सही भी लिखता है तो 5 में 5 नहीं मिलता है, 4 दे देता है। बिहार बोर्ड में, CBSE में मिलता है 5 में 5। बिहार बोर्ड का टीचर कंजूस सब होता है ना। हाँ, वो जिसको खुद में आया है तो दूसरे को देगा वो। इसी तरह का प्रथम कोटि का भी निकलेगा। तो अब इसी के आधार पर हम लोग ये जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त किए, तो अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण जो कटवाए थे अभी, उसको अब लिखो, अब समझ में आएगा। क्योंकि यही सब यूज में होता आया था वहां पर, तो अभी वहां लिखते हैं तो समझ में नहीं आता। अब तुम अपने बताने वाले हो। तो लिखो बच्चों, अब लिखो शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गया? तो लिखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या लिखा बोलो? लक्षण हो गया हेडलाइन में? नहीं हुआ हेडलाइन में? बोलो बोलो, हो गया ना? नहीं हुआ, बहुत अच्छा। और उतारो। तुम दोनों गप करती है क्या? हाँ हमको लग रहा है। गुनूर कौन कर रही है? हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बुक कर लेते हैं। हो गया जब। तो अब सुनो, पहला लक्षण है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। निम्न समीकरण का पालन करती है। कौन समीकरण पालन किया बताओ? अभी जो व्यंजक निकाले, के बराबर क्या? कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R बाई T, या के बराबर X बाई T, है ना? हुआ? उतार लो, पहला लक्षण हुआ।
अब दूसरा है, तो इस समीकरण जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए यदि अभिकारक का बचा हुआ सांद्रता R और समय के बीच ग्राफ खींचा जाए ना, तो ग्राफ इस तरह सीधा रेखा प्राप्त होता है। एक ग्राफ का ढाल कहलाता है, स्लोप कहलाता है। और स्लोप कितना होता है, तो स्लोप का वैल्यू -k के बराबर होता है। कैसे, कुछ समझ में आया? अभी आएगा समझ में, उतार लो पहले। अच्छा, ये ग्राफ बना है, ये रेखीय समीकरण का ग्राफ है। रेखीय समीकरण का ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। पढ़े हो लीनियर इक्वेशन पढ़े हो? लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बताओ, क्या फॉर्म होता है? x प्लस बी, क्या बोला? ए एक्स बराबर सी, ए एक्स प्लस सी बराबर ए एक्स प्लस बी बराबर सी, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होता है? ये लीनियर समीकरण है। क्या तो लोग मैथ का मजाक उड़ा देते हैं। उसका इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है? तुम लोग 4 घंटा मैथ पढ़ते हो जी, ये हाल है तुम लोग का। अच्छा ठीक है, अच्छा भूल गया था, तुम लोग बता दिया। आप बताओ, ये m क्या है इस इक्वेशन का? स्लोप है। और ये क्या है? क्वेश्चन है, उसको इंटरसेप्ट बोलता है। इंटरसेप्ट कटान बिंदु, ठीक है, ग्राफ का कटान बिंदु होता है। देखो, अभी जो हम लोग एक समीकरण पढ़े थे, देखो, अब ये था समीकरण, तो इसको हम लोग कैसे लिखे थे? इसको मतलब इसको, ये माइनस को हटा दिया था तो यहाँ आया था। तो मतलब यहाँ माइनस को हटा दो तो कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू -KT प्लस C होगा कि नहीं, बोलो? तो ये तुम्हारा हो गया y, ये हो गया -C, ये माइनस लगा, हटाओ, आप प्लस क्या हुआ? तो देखो y हो गया R के स्थान पर, तो ग्राफ जो अभी हम लिखे थे y एक्सिस पर यही लिखे थे ना, और t हो गया समय, मतलब ये हो गया y x और y के बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं। वहां पर x एक्सिस में क्या रखे हैं? टाइम को रखे हैं। x एक्सिस पर क्या रखेंगे? टाइम। y पर क्या रखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ R को रखे हैं, और ग्राफ ऐसे खींचे हैं ना। तो ये y और ये हो गया x, y और x के बीच ग्राफ है। ये x एक्सिस पर क्या रखे हैं? समय को, और y एक्सिस पर सांद्रता को, बचा हुआ सांद्रता। और जो ये m क्या है? ग्राफ का स्लोप है। ये है ना ग्राफ का स्लोप, वो -k हुआ कि नहीं? इसलिए यहाँ पर तुम्हारा इसलिए ग्राफ का कहाँ मारेंगे इसमें? अब देखो, तो वही ना है, देखो ये R y एक्सिस पर है, x एक्सिस पर ये ग्राफ का स्लोप -k। आ गया समझ में? उतार लो ग्राफ का दूसरा लक्षण। आप कैसे क्वेश्चन पूछेगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ का स्लोप दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया रहेगा, तो इसका दर स्थिरांक का मान निकालें, क्या होगा?
स्लोप दिया रहेगा दर स्थिरांक के का मान, तो जो ये मान वही ना के का मान होगा, माइनस में आ जाएगा वो, नहीं होगा क्या? उतार लो खटाखट। और तीसरा उतार लो। उतर गया। आप सुनो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर और दर स्थिरांक आपस में क्या होता है? या शून्य कोटि के लिए दर का जो मात्रक है वो दर स्थिरांक का मात्रक बराबर होता है, तो लिखो वो भी लक्षण है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए R इक्वल टू क्या होता है? के होता है। हो गया क्या? अगला पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट के आधार पर क्या पता चलता है? इस आधार पर पता चलता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो दर है ना, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर, या बोल सकते हो शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव स्थिर रहती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर सदैव स्थिर रहती है, दर वेग, तो लिख दो इसी में के लिए इतना, अर्थात इसी में जोड़ दो, अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग सदैव, मतलब हमेशा क्या रहती है ननु? स्थिर रहती है, चेंज नहीं हो सकती है। तो अभिकारक की सांद्रता कितना घटाओ कितना बढ़ाओ, उस पर वेग का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगला जीरो ऑर्डर या जीरो कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, हो गया क्या? और शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है, कभी नहीं, उल्टा हम बोले, सदैव क्या होती है? पूर्ण होती है, हमेशा पूरा होगा, पूर्ण होती है। और इसके पूर्ण होने में कितना समय लगता है? और इसके पूर्ण होने में लगा समय, इसके पूर्ण होने में लगा समय मतलब T बराबर A/K होता है, ये सूत्र होता है। ये है प्रारंभिक सांद्रता। ये क्या है? या तुम क्या लिख सकते हो? कंसंट्रेशन ऑफ R0/K, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगता है? A/K मतलब कंसंट्रेशन R0/K, तो इसको भी याद कर ले, फॉर्मूला हो गया। एक और आगे, इसके आगे पढ़ना अर्ध आयु काल, तो वे खूब पूछता है, हाफ लाइफ पीरियड खूब पूछता है।
अर्धायुकाल। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया को आधा होने में पूरा समय, ये तो पूरा होने में लगा समय, आधा होने में आधा होने में कितना समय, उसको प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी एक सूत्र होता है। तो लिखो 5वां नंबर, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल टी हाफ से सूचित करते हैं। उसको क्या होता है, उसका समानुपाती होता है प्रारंभिक सांद्रता का, या किसका, या टी हाफ समानुपाती इसका। ऐसे यह भी पूछा है एक बार ऑब्जेक्टिव में, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा है, इसको आगे प्रूफ करके बताएंगे, अभी याद कर लो। हाफ लाइफ पीरियड पढ़ाएंगे ना, उसमें प्रूफ करके बताएंगे। हो गया क्या? उसके बाद एक छठा नंबर क्या है, उतर गया इधर, तो छठा नंबर विशेषता लिखिए, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आर का मात्रक बराबर किसका मात्रक, के का मात्रक। क्या था मात्रक बताओ, मोल लीटर इनवर्स, आर और के दोनों का मात्रक सेम होता है। ये भी तो पूछा ऑब्जेक्टिव में, द्वितीय वाला, ये भी पूछा ऑब्जेक्टिव में। सातवां नंबर में क्या होगा, यदि T1 समय पर उत्पाद की मात्रा, उत्पाद की सांद्रता x1 है तथा T2 समय पर उत्पाद की सांद्रता x2 है, तब इसके लिए दर स्थिरांक k बराबर होता है x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला होता है। T1 समय पर उत्पाद का कितना सांद्रता हुआ है x1, और T2 समय पर x2 सांद्रता उत्पाद प्रोडक्ट का हुआ है, तब उस समय दर स्थिरांक k का वैल्यू निकालने का सूत्र है, या इसी को P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1। ये P2 क्या है, ये आपका P1 P2 प्रेशर के टर्म है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया गैस अवस्था में होगा तब उसके लिए P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1। तो के निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल है आपका, उस पर आप न्यूमेरिकल बना लो, तब थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा। इसको ऐसे सांद्रता में घेर दीजिए आप, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, तब ये कहानी शून्य ऑर्डर वाला खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक का है, किसी अभिक्रियक के लिए, किसी अभिक्रियक के लिए, अभिक्रियक माने क्या, अभिकारक, किसी अभिक्रियक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय
देखो मोबाइल वीडियो हो रहा है ना, वीडियो चल रहा है ना। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, कैसे, एनसीईआरटी बुक का है बच्चों, कैसे प्रभावित होगा। यदि यदि अभिक्रियक यदि अभिक्रियक की सांद्रता, अभिक्रियक की सांद्रता पहला नंबर दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए। दूसरा नंबर आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए। हो गया क्या, क्वेश्चन उतर गया। देखो बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। क्या लिखे हैं, यदि किसी अभिक्रियक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, मतलब सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, तो अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, मतलब दर कैसे चेंज हो जाएगा। यदि अभिक्रिया की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए, दूसरा आधा कर दिया जाए। तो देखो, तो मान लो ये कोई तुम्हारा ये कोई अभिकारक है, ये किस में बदल रहा है, या आर मान लो, आर कोई अभिकारक है, रिएक्टेंट है, किस में बदल रहा है। तो चूंकि अभिक्रिया सेकंड कोटि की है, इसका ऑर्डर कोटि कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, सेकंड कोटि का अभिक्रिया हुआ, तो इसका दर क्या लिखोगे, के आर पर पावर स्क्वायर लिखोगे। स्क्वायर क्यों लिखे, 2 ऑर्डर वहां दिया हुआ है क्वेश्चन, द्वितीय कोटि के 2 लिखे। प्रथम कोटि के रहता तो कुछ नहीं लिखते हैं, शून्य कोटि के पूछता तो 0 लिखते हैं। तो अब इसको मान लो फर्स्ट समीकरण क्वेश्चन के अनुसार। अब कहता है अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रियक की सांद्रता क्या कर दें। तो अब लिखना पहला नंबर अभिक्रियक, अभिक्रियक मान यही ना हुआ आर, अभिक्रियक की सांद्रता दोगुनी करने पर, पहले इसको लेके चलते हैं, सांद्रता दोगुनी या डबल करने पर तो दर तो प्रभावित होगा ना। अब तो इसको R1 मान लेते हैं और K, और यह ना 2 गुना किया है तो 2R पर पावर क्या होगा 2, इसको सेकंड मान लो। अब यह ना वैल्यू पूछा कैसे प्रभावित होगा, तो इसमें इसे भाग दे दो, या R1 बटे क्या करोगे बोलो, या R बटे R1 बराबर क्या होगा बोलो, या ऐसे कर दो सेकेंड भागा फर्स्ट कर दो, तो सेकेंड R1 फर्स्ट क्या है R बराबर ये क्या हुआ K 2R पर पावर 2 बटे K R पावर 2। तो क्या तो कैंसिल, यहाँ R कैंसिल तो 4 हो गया, तो R1 बाय R इक्वल टू 4, यहाँ 2 का स्क्वायर ना बचा, तो 2 का स्क्वायर क्या 4, दैट मीन्स R1 बराबर 4R हुआ। तो ये पहला वाला दर है, पहला वाला वेग है, तो पहले वाले वेग के कितना गुना हो गया
माने अभिक्रिया का वेग 2 गुना, अभिक्रिया का सांद्रता, इसका सांद्रता यदि तुम डबल कर दोगे ना तो इसका वेग 4 गुना बढ़ जाएगा। ये इसका मतलब हुआ, प्रभावित हो गया, 4 गुना से प्रभावित हो गया। समझ में आ गया। उसी तरह आधा कर देंगे तो पहले इसको उतार लो, उतार लो। इसलिए तुम यहां लिख सकते हो अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जाएगा। यहां लिख सकते हैं आप, अतः अभिक्रिया का वेग पहले की अपेक्षा, अभिक्रिया का वेग 4 गुनी या 4 गुना बढ़ जाएगा। किसकी अपेक्षा? पहले की बाद में? पहले अभिक्रिया की अपेक्षा 4 गुना स्पीड से रिएक्शन होगा। वैसे हम लोग पढ़े भी थे कि अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, पढ़े थे कि नहीं? अब दूसरा, और मुश्किल से 2-3 क्लास लगेगा इसमें खत्म होगा, ठीक है। तब यूनिट नंबर 3 शुरू करें, लास्ट फिजिकल कॉस्ट। तो आप बता, आधा वाला करने से कैसे बनेगा? तो इसके लिए R2 मान लो या R1 ही मान लो। यहाँ लिखो, अभिक्रिया की सांद्रता क्या करने पर? अभिक्रिया की सांद्रता क्या करने पर? आधा करने पर, हाफ करने पर। तो बताओ, इसका भी तो रेट R, ये पहला तो ये रहेगा ही ना, नहीं रहेगा? वो तो सब दोनों के लिए लागू होगा। अब इसका R1 मान लो, तो के आधा करने का मतलब R/2 होगा कि नहीं बोलो? तो पावर क्या होगा? नहीं होगा। अब फिर क्या करोगे? सेकेंड भागा इसमें भी क्या करोगे? तो R1 बटे R, R1 बटे R, तो के बटे के। तो यहाँ क्या होगा बोलिए? R/2 का स्क्वायर बटे क्या? R पावर 2। यहाँ भी होगा के खत्म, तो 2 तो नीचे आ जाएगा ना, नहीं होगा नीचे? बोलो बोलो। तो R तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 नीचे। तो इसलिए R1 बटे R/4 होगा, नहीं होगा क्या? R1 R/4 नहीं होगा, अर्थात 1/4 हो गया। पहले वेग का, पहले का दर का कितना हो गया? 1/4 हो गया, माने घट जाएगा, 1/4 कम हो जाएगा। जहाँ 100% हो रहा था वहाँ 25% ही हो पाएगा, तो घट गया ना वेग, 1/4 घट जाएगा पहले के अभिक्रिया की अपेक्षा। वैसे भी सांद्रता आधा कर दिया जाए तो वेग घटेगा कि नहीं? नहीं घटेगा, प्रूफ हो गया। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हो, अतः अभिक्रिया का वेग, अतः अभिक्रिया का वेग या दर पहले दर की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा।